पाकिस्तान में एक बहस बहुत आम है कि पुलिस और उसके निज़ाम में कैसे तब्दीली लाई जाए। वैसे तो शायद पाकिस्तान के हर शोबे में बेहतरी और तब्दीली की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन चूँकि पुलिस का बराह रास्त वास्ता अवाम के साथ रहता है, इसलिए शायद उस पर बात और डिबेट भी ज़्यादा होती है। आज पुलिस के कानून में होने वाली रिफॉर्म्स और क्या वो प्रैक्टिकली कुछ ट्रांसलेट कर पाई हैं इनटू एफिशिएंट पुलिसिंग, इस पर बात करेंगे कामरान आदिल साहब से। कामरान आदिल साहब सीनियर रिसर्च फेलो हैं, रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ में 2001 से मुंसलिक हैं, BCL कर रखा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान से भी इनका ताल्लुक है। सर, सबसे पहले तो मुझे क्योंकि वर्ल्ड टाइम्स इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स देख रहे होते हैं जो मुख्तलिफ कम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर होना चाह रहे होते हैं। मैंने कुछ जगहों पे आपका इंस्टाग्राम पेज भी वर्ल्ड टाइम्स इंस्टीट्यूट पे देखा, पुलिस और पुलिसिंग पे आप बात करते हैं। तो ये दो क्या मुख्तलिफ टर्म्स हैं, इनका क्या स्कोप है, इनका मतलब क्या है पुलिस और पुलिसिंग का? जी, थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। पुलिस और पुलिसिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स, और आम तौर पे इनका फ़र्क ना करके बहुत सारे लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से बड़ी क्लैरिटी नहीं आती। पुलिस रिफॉर्म्स या पुलिस जो है दैट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड पुलिसिंग इज़ अ फंक्शन। और ये फंक्शन बहुत सारे इदारे आपके मुल्क में पुलिसिंग का फंक्शन अदा कर रहे हैं। फूड अथॉरिटी है, ड्रग इंस्पेक्टर हैं, वो भी पुलिसिंग कर रहे हैं इन देयर ओन राइट। आप जो कि लॉ के बैकग्राउंड से हैं तो आप मेरी बात को समझेंगे। दे ऑल हैव इन्वेस्टिगेटिव पावर्स। बाकायदा इन्वायरमेंट की भी पुलिसिंग हो रही है। हाँ जी, अब तो एक बाकायदा फोर्स भी है। तो ये जो पुलिसिंग इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, और ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है, इट इज़ मच डीपर देन दिस। ठीक है। इसका ताल्लुक इनके लॉज के साथ भी है। ठीक है। अब अगर आप पुलिस लॉज में तब्दीली लाते हैं तो आप बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन लॉज में सिर्फ तब्दीली ला रहे होते हैं, पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन लॉज। मैं इस पे आऊँगा क्योंकि मैंने आपके कुछ राइटअप्स भी पढ़े, ऑनलाइन अवेलेबल थे, जिनमें आपने ये डिस्टिंग्विश किया कि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें और इन पे कवानीन में किस तरह काम हो रहा है और क्या उसमें गुंजाइश मौजूद है। मैं उस पर आऊँगा कानूनन मैं, लेकिन उससे पहले जनरल टर्म्स में एक चीज़ सुनने वालों के लिए भी, कि पुलिस जब हम कहते हैं तो हमारे मुंह से या हमें टीवी पे सुनने को मिलता है कि पंजाब पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस। तो मैं तो शायद कानून के तालिब इल्म की वजह से ये होने के नाते ये समझ जाता हूँ कि ये शायद कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात हो रही है। तो ये क्या, इसका क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में पुलिस एज ए इदारा कहाँ स्टैंड करता है, कौन सा उसको रेगुलेट करता है लॉ? जी, इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट है कि व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ पुलिस लॉज इन पाकिस्तान। जी, ठीक है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस में एक रिपोर्ट लॉ एंड जस्टिस कमीशन के वो वेबसाइट पे अवेलेबल भी है। उसका नाम ये है गालिबन 2019 पुलिस रिफॉर्म्स रिपोर्ट की, जिसके आपको ऑथर भी थे। जी, पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी की रिपोर्ट है जो कि मौजूद है इंटरनेट पे, और उसमें TORs में 5 एरियाज़ वर आइडेंटिफाइड। और ये रिपोर्ट जो है अनवेल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और इसका पहला पार्ट ही कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ पुलिस लॉज को डिस्कस करता है कि क्या, आम ज़बान में, कि क्या ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है या फेडरल सब्जेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में लफ्ज़ पुलिस 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक जगह आता है, आर्टिकल 8 में। ठीक है। उसके अलावा जब आप जाके टुवर्ड्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं और आपको पता है जहाँ से लिस्टें देखी जाती हैं जी, तो वहाँ पे 18th अमेंडमेंट से पहले कनकरेंट लिस्ट का पहला आइटम जो था वो था क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर एंड एविडेंस लॉ। ठीक है। जब 18वीं तरमीम आई तो ये कनकरेंट लिस्ट को एबॉलिश कर दिया गया और 2 आर्टिकल्स को रीराइट किया गया। एक आर्टिकल 142 है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक आर्टिकल 143 है। तो जब ये लोग कहते हैं कि कनकरेंट लिस्ट ख़त्म हो गई, तो कनकरेंट लिस्ट तो ख़त्म हो गई, लेकिन कनकरेंट डोमेन की 3 चीज़ों को प्रिजर्व कर लिया गया आर्टिकल 142 में। ठीक है। वो 3 चीज़ें हैं, क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर और एविडेंस। अब एक व्यू ये है जो कि फेडरल लेवल के ऑफिसर्स का है, और जिसको ज़्यादा लोग यहाँ पे PSPs उसको ही कहते हैं, वो ये है कि पुलिस लॉ इज़ अ सबसेट ऑफ क्रिमिनल लॉ। ठीक है। दिस इज़ देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। whereas there is another view जिसमें ये कहा जाता है कि ये रेजिडरी पावर ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेशन है जो प्रोविंसेस को जाती है। ठीक है। और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे ये कहा जाता है कि पुलिस के जो लॉज हैं वो प्रोविंशियल हैं। ठीक है। आज की तारीख में इट इज़ बीइंग ट्रीटेड एज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ठीक है। पंजाब में पुलिस ऑर्डर 2002 एप्लीकेबल है। ठीक है। KP में KP पुलिस एक्ट है 2017 का। जी, ठीक है। सिंध में
कि सिंध पुलिस एक्ट है 2019 का, और बलूचिस्तान में पुलिस एक्ट है, बलूचिस्तान पुलिस एक्ट है 2011 का। ठीक है। और तीनों जो टेरिटरीज़ हैं, इस्लामाबाद, जीबी और आज़ाद कश्मीर, जीबी और आज़ाद कश्मीर में पुलिस एक्ट है। इस्लामाबाद की हद तक हाई कोर्ट ने कुछ फ़ैसले दिए जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस ऑर्डर वहाँ पे एप्लीकेबल है, तो वहाँ पे अभी दिस मैटर हैज़ नॉट येट सेटल्ड। तो ये सब जगहों पे इस वक्त प्रोविंशियल या टेरिटोरियल पुलिस लॉज एप्लीकेबल है एज यू स्पीक। सो ये जो प्रोविंशियल लॉज हैं ये पुलिस के स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क से मुतालिक हैं जी। ऑर्गेनाइजेशनल, अगर मैं लफ्ज़ यूज़ करूँ ऑर्गेनाइजेशनल, ये तंजीम, उसकी तंजीम के हवाले से हैं कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, आईजी के क्या इख्तियारात होंगे, डीपीओ के क्या इख्तियारात होंगे, ये सारी की सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। मैं अगर आसान और समझाने के लिए बच्चों को बात कहता हूँ कि ये जो पुलिस लॉज हैं ये निज़ाम दीन से मुताल्लिक़ है कि निज़ाम दीन कैसा होगा। ठीक है। और जो निज़ाम से मुताल्लिक़ा चीज़ें हैं वो पुलिसिंग लॉज में लिखी हुई हैं। ठीक है। मैं आपके ये मुझे ये डिबेट आपके राइटअप में भी नज़र आई। मैं आगे चल के इस पे आपका एक स्पेसिफिक व्यू, जिन्होंने आर्टिकल पढ़ा है और जो नहीं पढ़ सके अब तक, उनके लिए भी मैं ये इस पे आपका स्पेसिफिक व्यू लूँगा। लेकिन उससे पहले मुझे सिर्फ एक क्लैरिटी ये चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में मैं समझ गया कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, पोस्ट 18th अमेंडमेंट, कंकरेंट लिस्ट एबॉलिश हो गई, उसके बाद फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट रह गई, तो पुलिस कंकरेंट में होने की वजह से चली गई, लेकिन फिर एक अमेंडमेंट आ गई जिसकी वजह से वो एक डिबेट अभी भी रहती है। अच्छा, इसमें लेकिन जो स्पेसिफिक लॉज हैं, मैं चूँकि लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ, पंजाब में पुलिस का स्पेसिफिक लॉ क्या है, मैंने इंस्टाग्राम पे वर्ल्ड टाइम इंस्टीट्यूट के पेज पे देखा, आपने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की डेफिनेशन दी कि लॉ विच कॉन्स्टिट्यूट्स द स्टेट। पुलिस को क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, पंजाब में कौन सा कानून है? और मैं खैबर पख्तूनख्वा का भी आपसे इसलिए पूछूंगा क्योंकि इनमें कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं, मैं उन पे भी आपका व्यू लेना चाह रहा हूँ। स्पेसिफिक लॉ को जी, पंजाब में तो पुलिस ऑर्डर 2002 एप्लीकेबल है एज वी स्पीक। ठीक है। ठीक है। और उसके अंदर ये सारी हायरार्की बताई गई है कि पुलिस की हायरार्की क्या होगी, इसका रिलेशनशिप क्या होगा विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और इसका रिलेशनशिप सिटीजन से कैसे होगा। ठीक है। ठीक है। इसमें कुछ ओवरसाइट बॉडीज़ थी जो बनना भी बाकी हैं। इसी तरीके से इसमें अकाउंटेबिलिटी का प्रोसीजर भी दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं पुलिस ऑर्डर 2002 में, और सिंस 2002 इट हैज़ नेवर बीन फुली इम्प्लीमेंटेड। ये लॉ अभी अपनी मुकम्मल शक्ल में जाहिर बात है, इट वाज अ रिफॉर्म्स पैकेज इन इटसेल्फ। ये रिफॉर्म पैकेज था। आप इसकी हिस्ट्री जानते हैं कि 1861 का जो लॉ था वो पूरे मुल्क में एप्लीकेबल था 2002 से पहले। ठीक है। और उसके बाद फिर ये लॉ आया। पुलिस रिफॉर्म सीरीज़ के अपने नेक्स्ट शोज़ में आपसे इसके ऊपर भी डिटेल ज़रूर लूँगा कि वो क्या पोर्शंस हैं इस कानून के जो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। और खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त आपने पहले जिक्र किया कि गालबन 2017 का पुलिस एक्ट है। अब इन दो कवानीन में, मैं इन दो पे स्पेसिफिक आज रहना चाहता हूँ क्योंकि इन दो कवानीन में हमने कुछ अमेंडमेंट्स देखी हैं, रिसेंटली हुई हैं। मैं पहले पुलिस ऑर्डर 2002 में पंजाब की हद तक अमेंडमेंट क्या हुई है, मैं उस पर आपका व्यू लेना चाहता हूँ। वो अमेंडमेंट क्या हुई और वो क्यों करनी पड़ी? जी, ये एक लंबी डिबेट है जी। मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमेशा से डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अलावा एक स्ट्रॉन्ग आपको पुलिस की ज़रूरत पड़ती है क्राइम कंट्रोल के ऑर्गेनाइज्ड यूनिट्स को डील करने के लिए। लॉ की स्कीम ये है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर प्रोविंशियल जो बड़े बड़े गैंग्स हैं, जो बड़े ऑर्गेनाइज होकर काम करते हैं, और उनमें इट इज़ नॉट लीनियर इन नेचर। वो दो दो तीन तीन लोग नहीं हैं, वो छोटे से चोरों का ग्रुप नहीं है, बल्कि पूरे पूरे वो गैंग्स बने हुए हैं जो ऑपरेट करते हैं, और उनकी आपस में बड़ी सिंक्रोनाइजेशन है। उसको डील करने के लिए हमेशा से फील किया गया है कि क्राइम फाइटिंग के लिए कोई ना कोई चीज़ मौजूद हो। इससे पहले आप CIA का बहुत नाम सुनते रहे हैं। तो CIA के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में 5 मेंबर बेंच ने एक जजमेंट दी सिंध के, उसमें IG भी सुख पेश हुए, और उसमें उन्होंने कहा कि CIA के पास पुलिस रूल्स जो 1934 में लिखे गए थे उनका इख्तियार नहीं था कि वो तफ्तीशें कर सके। ठीक है, पुलिसिंग का इख्तियार नहीं था उनके पास तफ्तीश का इख्तियार। पुलिसिंग का तो था, वो पुलिसिंग की फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन करते थे, उस पर एक रूल मौजूद था, लेकिन उनके पास तफ्तीश का इख्तियार नहीं था। उन्होंने कहा कि तफ्तीश का इख्तियार, क्योंकि इसमें आप लोगों को अरेस्ट करने का इख्तियार रखते हैं, लोगों की प्रॉपर्टी पकड़ने का इख्तियार रखते हैं, तो बहुत बड़ा इख्तियार है, तो उसके लिए प्रॉपर कानून साजी की गई। तो
वो फिर यहाँ पे अली ज़िया बाजवा साहब हैं, जैसे अली ज़िया बाजवा लाहौर हाई कोर्ट में, उन्होंने इस मैटर को टेकअप किया कि सीआईए किस कानून के तहत तफ्तीशें कर रहे हैं। ठीक है। उस दौरान फिर एक पिछले साल पुलिस ऑर्डर 2002 में एक अमेंडमेंट की गई और एक नया आर्टिकल 18B ऐड किया गया टू द पुलिस ऑर्डर 2002, द पुलिस ऑर्डर पंजाब अमेंडमेंट एक्ट 2024 जी 2024, जिसके अंदर हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट OCU का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया जी। और उसका मकसद ये था कि ऐसा क्राइम जो बहुत डेस्परेट नेचर का है, आप कई मरतबा सुनते हैं कि रॉबरी या डकैती के साथ रेप हो जाता है और वो बहुत छटे हुए बदमाश और बहुत हाई प्रोफाइल किस्म के लोग होते हैं जिन पे हेड मनीज होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग आर्म हो जो उसको डील कर सके। तो उसके लिए OCU बनाया गया। फिर OCU से भी अब आगे 1 स्टेप आगे गए हैं और OCU को का सेक्शन डिलीट करके ये जो 2025 की अमेंडमेंट आई है इसमें 18C ऐड किया जी। 18B आर्टिकल को ओमिट कर दिया गया और 18C ऐड कर दिया गया और 18C का जो है वो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया गया। अगेन ये जो अमेंडमेंट है इट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल इन नेचर। ये दो इश्यूज़ को डील कर रही है, एक उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी और दूसरा ये कि वो तफ्तीशें कैसे करेगी और किन क्राइम्स के ऊपर, क्योंकि वो शेड्यूल एक शायद ऐड किया गया, शेड्यूल ऐड किया गया है। इसके अलावा इनकी पुलिस स्टेशंस बने हैं, ये फंक्शनल भी हो गए हैं, ये फंक्शनल भी हो गए हैं। इस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और वो क्राइम फाइटिंग में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो दिस इज़ द लेटेस्ट दैट इज़ डन। सो पुलिस ऑर्डर 2002 में पंजाब की जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है, जो सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट है, वो ये है कि ये एक आर्टिकल ऐड करने के बाद एक स्पेशलाइज्ड यूनिट बना दिया गया जो इन क्राइम्स को डील करेगा। मेरे जहन में एक नेचुरली एक सवाल आता है कि 2024 में 1 साल पहले अमेंडमेंट हुई, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट, एक क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया गया, लेकिन फिर 1 ही साल में उसको ओमिट कर दिया गया और फिर एक नया बना दिया गया। इन दोनों में इसकी इतनी अमेंडमेंट क्या ज़रूरत है? इसका मतलब अभी तो ये वक्त बताएगा कि हाउ गुड इट इज़ और हाउ बैड इट इज़, लेकिन थिंकिंग मैं आपको बता सकता हूँ। थिंकिंग इसके पीछे ये थी कि वो डिस्ट्रिक्ट के अंडर रह के काम करता था, OCU। ठीक है। जो हमारा कॉलोनियल टाइम से जो डिज़ाइन है दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट बेस्ड, ठीक है, बॉटम अप। ये प्रोविंशियल CCDs प्रोविंशियल इन नेचर, इनके अंदर एडिशनल IG लगे हैं, ठीक है, और ये बिल्कुल पैरेलल हायरार्की चलेगी टू डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है। तो उस वजह से इसके अभी इसके टीदिंग इश्यूज भी आएंगे, इसके चैलेंजेस भी आएंगे और फिर पता लगेगा कि हाउ इट गोज़ इन फ्यूचर। ठीक है। इसी तरह अब एक और अमेंडमेंट भी एक और सूबे में हुई, खैबर पख्तूनख्वा में। मैंने वो देखा, उस पर भी आपका राइटअप मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं रिसेंटली? मैं इससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि 2 अब इस वक्त टेम्पलेट्स आपके पास हैं पुलिसिंग के लॉज के हवाले से। एक टेम्पलेट है पुलिस ऑर्डर 2002 के इर्द गिर्द, उस डिज़ाइन को फॉलो करता है, और ये KP का पुलिस एक्ट जो है ये पुलिस ऑर्डर 2002 के टेम्पलेट पे है। सिंध का भी 2002 के टेम्पलेट पे, बलूचिस्तान वाला जो है वो 1861 के टेम्पलेट पे है। तो ये 2 टेम्पलेट्स या 2 डिज़ाइन इस वक्त अवेलेबल हैं। और KP में 2017 में जब ये लॉ आया तो इसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया बिकॉज इट वाज अ वेरी एम्पावरिंग लॉ। तो इसकी अमेंडमेंट्स 2020 में आई, उसके बाद 2024 में आई, और अब ये 2021 में आई, और उसके बाद फिर अब ये 2024 में आई। तो ये जो अब लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं इनके अंदर कुछ प्रोविंस से रिलेटेड जो पुलिस लीडरशिप और जो प्रोविंस की लीडरशिप है उसके रिलेशनशिप को उन्होंने इसमें रिफाइन करने की कोशिश की है, और ये कहा है कि पुलिस विल बी बाउंड बाय द डायरेक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर टू द एक्सटेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इसी तरीके से इसमें अकाउंटेबिलिटी में कुछ नई लेजिस्लेशन ऐड की गई है। 4 तरह की इंक्वायरियाँ इसमें इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के तौर पे डाली गई हैं। एक लोकल इंक्वायरी, एक सुपरवाइजरी इंक्वायरी, एक जो है वो डायरेक्टेड इंक्वायरी और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। 4 तरह की इंक्वायरियाँ इस कानून में इंट्रोड्यूस कराई गई हैं, और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो पुलिस से ट्रांसग्रेशंस होती हैं जिनको हम आम ज़बान में एक्सेसेस कहते हैं, उनके बारे में सिस्टम बनाया गया। ठीक है। अच्छा, मैंने इन दोनों अमेंडमेंट्स को पहले पढ़ा भी था आपके राइटअप्स में, अभी आपसे सुना भी सही, और आपने भी ये बात की कि जितनी भी हमने अमेंडमेंट्स देखी, क्योंकि एक आम इंसान जो
इन सूबों में या पाकिस्तान में रहता है, थाना कल्चर की इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा बात होती है। सो वो बात बेसिकली पुलिसिंग की हो रही होती है कि पुलिसिंग कैसे बेहतर हो सकती है, इसमें क्या रिफॉर्म्स हो सकती हैं। लेकिन मैं जितनी भी अमेंडमेंट्स पढ़ रहा हूँ, मुझे जो आपने पहले डिफरेंस बताया पुलिस और पुलिसिंग में, मुझे वो डिफरेंस एज सच कोई नज़र नहीं आ रहा कि जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं वो पुलिस सेंट्रिक हैं। तो आपके ख्याल में पुलिसिंग के अंदर गुंजाइश है नहीं अमेंडमेंट्स की? क्योंकि मुझे तो कोई अमेंडमेंट असल तो अमेंडमेंट्स ही पुलिसिंग की होनी चाहिए जी। उसकी ही असल आम आदमी जो सिटीज़न है उसको ज़्यादा जो चीज़ है वो ये है कि एफआईआर उसकी कैसे होती है, जैसे ही क्राइम वो रिपोर्ट करता है तो क्या होता है उसके बाद उसके साथ। अब इसको डील करता है सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है। वो 1898 का है। हाँ जी। उस पर इस वक्त कई मतलब आई हैं उसमें अमेंडमेंट्स। अभी एक बड़ी अमेंडमेंट्स का प्रपोजल जो है वो फेडरल लेवल से मूव हुआ है, जिसमें सेक्शन 154 को अमेंड करने की बात हुई है। आप जानते हैं कि वो एफआईआर कैसे होनी है, गिरफ्तारी कैसे होनी है, गिरफ्तारी से पहले एविडेंस होना चाहिए या वैसे दौड़ के पकड़ ले एविडेंस, जैसे बहुत सारी जगहों पर पकड़ा जाता है। तो ये एविडेंस ड्रिवन गिरफ्तारी हो या ना हो, कितने टाइम में उसको पेश किया जाए, फाइनलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैसे हो, फिर चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन होने के बाद क्या हो, ये सारी चीज़ें जो हैं दे ऑल बिलोंग टू द पुलिसिंग और सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो उसकी अमेंडमेंट्स अभी बाकी हैं। जी, मैंने देखा बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स पुलिस से रिलेटेड, जैसे एफआईए है फेडरल लेवल पे, वो कर तो पुलिसिंग का काम रहे हैं, इसी तरह एएनएफ है या बाकी भी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हार्म नहीं करती होंगी पुलिस के स्ट्रक्चर को? बार बार हुआ ये है कि आपका सिस्टम में क्रिमिनलाइजेशन का ट्रेंड एक चला है बहुत ज़्यादा। आप को पता है कि आप तो टैक्सेशन में भी क्रिमिनलाइजेशन ले आए हैं। सेल्स टैक्स के पर्चे आपने देखे होंगे, एफआईआरें होती हुई। तो ये क्रिमिनलाइजेशन जो है इसको बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के बहुत सारे फ्लोरा और फौना के जो ऑफेंसेस हैं उनके साथ भी क्रिमिनलाइजेशन रोल आउट की गई है। अभी कल की बात, अगर आप अखबार कल आपने फॉलो किया हो, आज सुबह के अखबारों में लगा हुआ है कि नेशनल असम्बली ने कल कानून पास किया है, इस्लामाबाद की हद तक सिर्फ, कि 18 साल से कम उम्र की बच्ची का निकाह नहीं पढ़ाया जा सकता। तो अब और अगर पढ़ाया जाएगा तो एफआईआर दर्ज होगी। जी, तो अब ये क्रिमिनलाइजेशन का एक पूरा पैटर्न है। और ये कोर्सिव जो यूज़ ऑफ स्टेट पावर है अंडर द क्रिमिनल लॉ, ये यूज़ क्यों करना पड़ रहा है? इसलिए करना पड़ रहा है कि आपका सिविल जस्टिस सिस्टम बहुत तेज़ी से नीचे डिसफंक्शनल है, काम नहीं कर पा रहा जितना उसको करना चाहिए। अगर आप वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट देखें 2024 की, तो उसमें सिविल जस्टिस उन्होंने 8 उसके अंदर फैक्टर्स हैं। एक उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस को मुहैया किया हुआ है पाकिस्तान की हद तक, एक उन्होंने सिविल जस्टिस को मुहैया किया हुआ है। तो सिविल जस्टिस सिस्टम इज़ एट 129 आउट ऑफ 142 कंट्रीज़, वेयर एज क्रिमिनल जस्टिस इज़ एट 98 आउट ऑफ 142 कंट्रीज़। तो वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज़ फेयरिंग बेटर देन, और पूरी दुनिया में तरीका ये है कि क्रिमिनल लॉ फॉलो करता है सिविल लॉ को, सिविल लॉ क्रिमिनल को फॉलो नहीं करता। लेकिन हम उल्टी ट्रेन चला रहे हैं कि क्रिमिनल लॉ वो फॉलो करवा रहे हैं बाकी चीज़ें। वो ऑब्वियसली क्रिमिनल लॉ एफिशिएंट होता है क्योंकि इसमें लिबर्टी लोगों की इन क्वेश्चन होती है। तो इस पे काफ़ी काम होना अभी बाकी है। प्रोसीजर जो है वो इज़ द मदर बोर्ड ऑफ ऑल द वर्किंग ऑफ पुलिसिंग। तो प्रोसीजर्स पे बहुत अभी काम होना बाकी है। वी नीड टू रीडिफाइन वी नीड टू वर्क ऑन आवर प्रोसीजरल लॉ। इसमें मैं ये बात ज़रूर अंडरलाइन करूँगा कि इसमें एकेडमिया, लॉ रिलेटेड एकेडमिया जो है उसका बहुत बड़ा रोल है। आई होप दे फुलफिल देयर रोल। जी, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 18 ईयर्स वाला लाहौर हाई कोर्ट में भी जस्टिस शाहिद करीम साहब की कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया था। जो 16 ईयर्स बच्चों की एज थी वो, और बच्चों की 18 ईयर्स थी, वो डिस्क्रिमिनेटरी उन्होंने होल्ड कर दिया था। सो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स तक अगर बात जाए तो शायद वो अपना रोल प्ले कर सकें इसमें। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप पुलिस रिफॉर्म्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है और हम इसको एक एपिसोड में तो कंक्लूड कर नहीं सकते थे, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी कि कामरान आदिल साहब की चूँकि एक्सपर्टीज़ भी हैं इस एरिया में, तो हम इसको सीरीज़ बना के इसके ऊपर बाकी भी कुछ एपिसोड्स करेंगे कि हम आज तो हमने जनरल लॉ और उसका फ्रेमवर्क डिस्कस किया, ताकि जो अमेंडमेंट्स हैं वो स्पेसिफिकली क्यों रिक्वायर्ड थी, क्या रिक्वायर्ड थी और उनके पीछे बैकग्राउंड क्या थे और आगे क्या होना चाहिए, इस पर मज़ीद भी हम बात करेंगे पुलिस रिफॉर्म्स पर। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।